नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयरैक्स में। जो कि आप सबको मालूम है, यूपी के मेंस में 16 माइनर लॉज आ रहे हैं। उनको कवर करते हुए हम लोग की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसका नाम है मेंस मास्टरी सीरीज़। इसके रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिस पे आप लोग कनेक्टेड भी हैं। जो नहीं कनेक्टेड हैं, वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर को आज हम लोग डील करेंगे, जो कि बात करता है यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। इस नाम को लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना है। इस नाम से जो अब मैं बताऊँगा, उस नाम से आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा। एक कानून आया था, लव जिहाद लॉ। ये ज़रूर आपने अपने जीवन में कभी न कभी सुना होगा। तो वो यही कानून है। हालाँकि लेजिस्लेचर में इस नाम से कोई लेना-देना है नहीं, बट ये कानून इस नाम से बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ था। अच्छा, अगर आपको इस लेक्चर की या प्रीवियस किसी लेक्चर के कोई भी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए प्रॉपर, तो वो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा आपको। आपको उस नंबर पे मैसेज करना है, आपको वो पीडीएफ मिल जाएँगी। अगर पी लेक्चर कोई भी यूपी के लोकल लॉ का है, तो वो 21 रुपीज़ की है। अगर वो यूपी का लोकल लॉ नहीं है, लाइक यूएपीए जैसे हम लोगों ने भी डील किया था, ऐसा कोई लॉ है, तो उसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो 39 रुपीज़ में मिलेगी। और ये ईच है दोनों के लिए। तो जिसको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए हो, नोट्स आपके ऐसे हैं कि आपको वो नोट्स लेने के बाद मेंस के लिए मटेरियल, इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है, कंक्लूजन कैसा लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे क्या लिंकेज है, सारा फ्लो चार्ट, सारी चीज़ें नोट्स में आपको मिल जाएँगी। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। अगर आप लेना चाहें तो लीजिए, वरना लेक्चर फ्री में है ही, आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा नियम कानून कहता है और हम लोग कानून के स्टूडेंट हैं, तो कानून और प्रथा परंपराएं नहीं तोड़ी जाएंगी। इसलिए सबसे पहले आज की स्टोरी, जो कि इस एक्ट के इर्द गिर्द है। एक्टर हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हमारे आज के भी मेन एक्टर हैं मिस्टर गजोधर प्रसाद। तो गजोधर जी एक गांव में रहते थे। वहाँ पे एक व्यक्ति आता है इनसे मिलने के लिए। वो इनसे आके कहता है कि बेटा, मेरा जो धर्म है, एक्स वाई जेड नाम से मेरा धर्म है, इसको तुम फॉलो कर लो। अगर तुम मेरा धर्म फॉलो करते हो, तो भाई तुम्हारे ज़िंदगी के बारे न्यारे हो जाएंगे। तुमको एक मन नौकरी लगवा के दूंगा, जिसमें कि तुम्हारी 1 लाख पर मंथ की सैलरी होगी। गजोदर भैया दिन का 1 रुपया नहीं कमा रहे थे, तो उनको ये एलोरमेंट दिया गया, जो कि है 2A के अंतर्गत डिफाइन है। उसके अलावा उनसे कहा गया, तुम्हें एक बढ़िया लड़की मिल जाएगी, तुम्हारी हम उससे शादी करवा देंगे। उसके बाद उनसे कहा गया, तुम्हें रहने के लिए घर मिल जाएगा, उसके अलावा घूमने के लिए गाड़ी मिल जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि हमारा जो ये धर्म है, इसको फॉलो कर लेना है, मतलब कि कन्वर्जन करा लेना है। तो ये जो भाई साहब आए थे, इनका भी समझ लो कोई नाम था मिस्टर पांडु। तो मिस्टर पांडु नाम के जो ये आदमी आए थे, तो इनका क्या, ये जो धर्म परिवर्तन कराने का तरीका है, ये वैलिड है? देखो, ये एल्योरमेंट दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हें एक लड़की से शादी करा देंगे, तुम्हें घर गाड़ी बंगला मिल जाएगा। तो अगर आप किसी को एल्योरमेंट दे के, लोभ दे के अगर उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो फिर आपको इस एक्ट के अंदर सज़ा मिलेगी। उसके अलावा अगर उसने ये काम किया, मिस्टर गजोधर ने कहा, अरे यार बेवकूफ़ आदमी हूँ क्या, मैं बचपन से पैदा हुआ हूँ, मेरा एक अच्छा खासा धर्म है, मैं उसको क्यों छोड़ूं? भले मेरे पास कमाने के लिए पैसा नहीं। तो जो गजोधर था वो बिका नहीं यहाँ पे। तो उसने तुरंत एक अपनी जेब से राम प्रसाद निकाली, देसी कट्टा, और कहा कि या तो ये चीज़ ले लो, या मैं अभी तुमको गोली मार के मैटर यहीं ख़त्म कर दूँ। गजोदर थोड़ा दिल का कमज़ोर आदमी था। उसने कहा, अरे क्या यार, मजाक कर रहा था मैं, पहले वाला ऑफर दो। मैं तो सैंटी हो गए एकदम, तुम तो गोली मारने पे आ गए, मैं तो पहले ही बिक चुका हूँ, मैं तैयार हूँ। इसका मतलब है किसी को दबाव में डाल के। अगर आप किसी को दबाव में डालते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोई फैक्ट छुपाते हैं, किसी को आप कोर्स करते हैं, किसी भी इस तरीके का भी आप अगर किसी को थ्रेट कॉज करते हैं, इस तरीके से भी अगर आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं किसी का, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत अनलॉफुल होगा। हाँ, अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन कराना है, तो ये एक्ट कह रहा है भाई करवा लो। धर्म आप परिवर्तन करना है आपको, कर लो, आपको जो धर्म पसंद आए वो कर लो, लेकिन इसका एक तरीका होता है, वो तरीका फॉलो करो। अगर आप वो तरीका फॉलो नहीं करते हो, तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। सेक्शन 8 और 9 बताता है वो तरीका। वो तरीका ये है कि अगर गजोदर भैया को अपना धर्म परिवर्तन करना था,
तो 60 दिन पहले उनको जाना था डीएम के पास, एक फॉर्म भर के अपना डिक्लेरेशन देना था। और ये जो मिस्टर पांडु थे, जो कि इनको समझ लेते हैं कोई ये रिलीजियस कन्वर्टर थे, मतलब कोई मौलाना, कोई प्रीस्ट, कोई पंडित, कोई भी हो सकता है ये आदमी। इनको 1 मंथ पहले डीएम को जाके नोटिस देना था कि भाई हम इस आदमी का जो धर्म है वो परिवर्तन करवा रहे हैं। और जैसे ही धर्म जो है वो परिवर्तित हो जाता, उसके 60 दिन के अंतर्गत, और जब ये सारी एप्लीकेशंस पहले तो डीएम को मिल गई, 60 दिन वाला नोटिस मिस्टर गजोदर ने दे दिया, 30 दिन वाला नोटिस हमारे ये पांडु भाई साहब ने दे दिया। जब इन दोनों का नोटिस मिल गया तो डीएम अपनी तरफ से भी एक जांच करवाएगा कि ये सब जो हो रहा है ये सही हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। जब सारी चीज़ें सही हैं, धर्म परिवर्तन हो गया, तब फिर क्या होगा, 60 दिन के अंदर डीएम को दोबारा इन्फॉर्म करके 21 दिन के अंदर पर्सनली प्रेजेंट होगा वहाँ पे जाके वो आदमी कि हाँ भाई मेरा धर्म परिवर्तन हो गया है और मैं जीता जागता राजी खुशी यहाँ पे आके आपके सामने प्रेजेंट हुई। ये सेक्शन 8 और 9 की कहानी है। लेकिन हमारे जो मिस्टर पांडु साहब हैं, उन्होंने इन सबको डॉज किया और कहा कि तुरंत आज के आज धर्म अपना परिवर्तन करवा लो। तो इस वजह से ये कहानी और ये एक्ट सीन में आ जाता है। लेकिन फिर यहाँ पे कहानी बदलती है। इनके घर के जस्ट बगल में इनके एक बहुत घनिष्ठ मित्र रहते थे गजोदर के। उनका नाम क्या होगा? सपोज उनका नाम था बाके बिहारी। तो बाके बिहारी ने देख लिया कि ये जो पांडु आदमी है ये कट्टा लगा के इसके पास बैठा हुआ है और इसका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। तो ये तुरंत वहां से भागा, थाने में जाके इसने कर दी एफआईआर। जैसे ही इसने एफआईआर कर दी, पुलिस आ गई। तो पांडु ने कहा कि भाई तुम कौन हो, तुम क्यों एफआईआर कर रहे हो, ये तो तुम्हारा कोई लोकस स्टैंडा ही नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन तभी बाके बिहारी आपकी तरह लॉ पढ़ा हुआ आदमी था। उसने कहा भाई सेक्शन नंबर 4 जो रिलीजन एक्ट का जो हम लोग पढ़े हैं, जो हमारे यूपी में 2021 में आया है, हम जब एलएलबी में थे तब हमारा पढ़ाया गया था। वैसे तो नहीं पढ़ाया जाता लेकिन उसके यहाँ पढ़ाया गया होगा। तो उसने कहा हमने पढ़ा है और इसमें ये बताया गया है 2024 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। इसके अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आदमी, उसका भले लोकस हो चाहे ना हो, अगर उसको ऐसी खबर मिलती है तो वो एफआईआर करवा सकता है। अब पांडु ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि पहले तो था कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो विक्टिम हैं, यही लोग जाएंगे। लेकिन अब पांडु ने अपना सर पकड़ लिया और भगा वहाँ से, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ा के पकड़ लिया। फिर वो कोर्ट पहुंचा। अब जब कोर्ट पहुंचा, क्योंकि पुलिस ने उसको तुरंत पकड़ लिया, नॉन ये ऑफेंसेस कौन से हैं, जितने भी स्पेशल एक्ट के हम लोग पढ़ते हैं ये सारे ऑफेंसेस होते हैं कॉग्निजेबल प्लस नॉन वेलेबल भी होते हैं। तो पुलिस ने इसको मौके पे वहीं से उठा लिया। उसके बाद सीधा केस कहाँ पहुंचा? कोर्ट ऑफ सेशन में। जितने भी स्पेशल लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं सब सेशन डील करता है। सीधे से पहुंचा कहाँ? सेशन में। अब वहाँ कहा कि अब भैया बेल लो। अब उन्होंने कहा कि बेल तो ना मिलेगी, बेल मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भी कोर्ट डबल सेटिस्फेक्शन टेस्ट हम लोग जब तक पढ़ते आए हैं वो अप्लाई करता है। मतलब कि पहले तो प्रोसिक्यूशन को मौका मिलेगा, जब प्रोसिक्यूशन को मौका मिलेगा उसके बाद फिर कोर्ट देखेगी कि एक्चुअली में क्या ऐसा है कि यह आदमी बिल्कुल दूध का धुला है पांडु। अगर ये पांडु दूध का धुला है तब तो फिर इसको छोड़ दिया जाए, बेल पे छोड़ दिया जाए। अदरवाइज कोर्ट को लग रहा है ये बाहर जाके ऐसे काम फिर करेगा तो भी उसकी बेल खारिज हो जाएगी। अच्छा, जब ट्रायल शुरू हुआ तब बात आई बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आई तब ये हुआ सेक्शन 12 इससे डील करता है। तो सेक्शन 12 में बोला गया, पांडु ने बोला कि भाई हम क्यों, ये तो सामने वाला साबित करे। तो कोर्ट ने कहा नहीं ये तो गलत है भाई, ये सब साबित करने का जो भार है कि तुम ये सब नहीं कर रहे थे, ये तुम पे ही है। तुम क्या यार धर्म भरम परिवर्तन करवाने लोगों का आ गए, आता जाता तुम्हें कुछ भी नहीं है। तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें विक्टिम पे ना होके किसके ऊपर होगा? कि उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। फिर अगर ये सारी चीज़ें प्रूव हो गई तो मिस्टर पांडु को सेक्शन 3 का इन्होंने वायलेशन किया। इस वजह से सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 के अंतर इनको 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी और इसके अलावा 50,000 रुपये तक का फाइन, और ये सारा जो इम्प्रिजनमेंट होगा या रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग आगे इस एक्ट को थोड़ा-सा डील करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे दुनिया भर की चीज़ें कि क्यों इसको पढ़ना है। देखो भाई, स्पेशल लॉ है
जो कि क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे भी, क्योंकि जब धर्म परिवर्तन की बारी आएगी तो आर्टिकल 25 हो गया, ये भी हमको पढ़ना ज़रूरी है, आर्टिकल 21 ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग चेक करेंगे। इसका एफआईआर, बेल, ट्रायल, बर्डन ऑफ प्रूफ से डायरेक्ट रिलेशन हम लोगों ने अभी देखा। आर्टिकल 21 और 25 को डील करना है। इसका स्कोप जो है, ये अगर आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन्स आएँगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये यूपी का एक्ट नंबर 3 है 2021 का। कब से फोर्स में है? 27 नवंबर 2020 से। ये टारगेट क्या करता है? कन्वर्जन, चाहे वो फ्रॉड से हो रहा हो, चाहे वो फोर्स से हो रहा हो, चाहे वो कोerशन से हो रहा हो, चाहे वो एल्योरमेंट से हो रहा हो, या फिर किसी से शादी करके भी उसका परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो भी ये एक्ट केवल लागू नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोगों को सज़ा भी मिलेगी। हाँ, शादी में हम लोग सिर्फ ये ज़रूर देखेंगे कि अगर शादी का सोल पर्पज़ ही धर्म परिवर्तन करवाना था, तो फिर वो शादी भी हम लोग वॉइड करार करेंगे। वॉलंटरी रिलीजियस चॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनलॉफुल कन्वर्जन। ये सब अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें अगर आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, प्रोफेस आप अपना धर्म कर सकते हो, लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती फ्रॉड या कन्वर्जन या कोerशन का इस्तेमाल करके किसी का धर्म नहीं परिवर्तन करवा सकते। अगर ऐसे करवाओगे तो पनिशेबल है। ऐसे घूमो टहलो अपने धर्म का जितना प्रचार करना है करो, कोई समझ में आ गया किसी को, वो बहक गया तो उसका धर्म परिवर्तन उसको करना करने दो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं आप करेंगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? हाँ भाई, चॉइस से आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन किसी को कोर्स करके, किसी को मिसरिप्रेज़ेंट करके ऐसे करना चाहते हो तो नहीं चलेगा। कोerशन आप लोगों ने वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये टर्म सुना होगा। सेक्शन बताइए क्या होता है? आर्टिकल 14 एनहांस्ड पनिशमेंट में रेस्ट ऑन रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्योंकि इसमें एनहांस्ड पनिशमेंट है, तो इसमें बोला गया है कि जो कि हम लोग देखते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इंटेंजिबल डिफरेंशिया के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो सब यहाँ पे अप्लाई होते हैं। इस वजह से यहाँ पे अगर किसी का कन्वर्जन किया जा रहा है तो हम लोग उसको एनहांस्ड पनिशमेंट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। एंट्री 1 लिस्ट 2 के अंदर स्टेट को पावर है कि वो अपने लिए ये ऐसा कानून बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2A क्या बात करता है? सेक्शन 1 सबको मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू होगा। कोई भी गिफ्ट, बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट, जैसे पांडु ने क्या किया था? एम्प्लॉयमेंट का दिया था, लाइफ़स्टाइल, गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, या तुम्हें सीधे भगवान से मिला देंगे। इस टाइप का कोई भी अल्योरमेंट अगर आप दे रहे हैं, तो वो सीधे-सीधे क्या होगा? अल्योरमेंट के डेफिनिशन में आएगा और ये एक्ट आपके ऊपर लागू हो जाएगा। कोerशन क्या होता है? कंपेलिंग अ पर्सन अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पे साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करो, फिजिकल फोर्स क्रिएट करो और ये बोलो कि मतलब हम मर जाएँगे, हम अभी ख़त्म हो जाएँगे, तुम धर्म परिवर्तन करा लो वरना लगा लेंगे मुझे फांसी, बात हो जाएगी ख़त्म यहीं पे। तो किसी भी तरीके का घर छोड़ के चले जाएँगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, फिजिकल फोर्स है, इस टाइप का कुछ भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन में आएगा, ये भी अनलॉफुल है। फ़ोर्स का इस्तेमाल कर रहा हो, कोई थ्रेट है, इंजरी है, चाहे प्रॉपर्टी की, चाहे पर्सन की, चाहे इम्पर्सोनेशन, मतलब अपनी आइडेंटिटी बदल के आप किसी को मतलब ए अपने आप को बी दिखा रहा है, इस तरीके से धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तो वो भी फ़ॉल्स है। बीएनएस में बताइए, एक सेक्शन आप लोग पढ़ेंगे, चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन। कौन-सा सेक्शन है ये बताइएगा? फ्रॉडलेंट मीन्स टू ईट, आपने अपना गलत नाम बताया, गलत टाइटल, सरनेम गलत बताया, आपने अपना गलत रिलीजियस सिंबल बताया, कुछ और चीज़ बता के उसको कन्वर्ट करने की कोशिश, तो फ्रॉडलेंट मीन्स से भी आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। मास कन्वर्जन अगर कोई करवा रहा है या 1, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर एक टाइम पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो मास कन्वर्जन में आएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस किया आपने किसी को 2J में, तो इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का किसी के ऊपर गलत तरीके से इन्फ्लुएंस डाला, जैसे कोई पर्सन है, उसके पास बहुत भीड़ है, लोग उसकी बात सुन के बहुत प्रभावित होते हैं, तो उसने अपना जो इन्फ्लुएंस था, वो लोगों के ऊपर गलत तरीके से डाला। तो अगर आपने ऐसा किया तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आप आ जाएँगे। अनलॉफुल कन्वर्जन आपने करवाया, मतलब कि कोई भी ऐसा कन्वर्जन जो कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा नहीं है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, इन सब में से किसी एक चीज़ के अंतर्गत आ रहा है।
जो आदमी कन्वर्ट करा रहा है उसको हम लोग रिलीजियन कन्वर्टर बोलेंगे। पर्सन परफॉर्मिंग अटेम्प्टिंग कन्वर्जन्स। इसके अलावा सेक्शन 3 के अंतर्गत हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन का टर्म देखेंगे, जो कि इसको डिफाइन नहीं किया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब वही है कि आप अपने आप को कुछ अलग तरीके से दिखा रहे हो, सामने वाले को कुछ गलत समझाया जा रहा है। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जिनके द्वारा चेंज किया जा सकता है और वो यहाँ पे पनिशेबल हैं? ये ट्रिक है फैम कम, मतलब कि एफ से हो गया फ़ोर्स, ए से हो गया एल्यूरमेंट, एम से हो गया मिसरिप्रेजेंटेशन, सी से हो गया कोएर्शन, यू से हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस, एम से हो गया मास कन्वर्जन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एसेंशियल्स हैं। अगर कोई कन्वर्जन हो रहा है तो इनमें से अगर कोई एक चीज़ है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आंसर राइटिंग में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो ये एक्ट किस हिसाब से चलता है? सेक्शन 1-2 प्रिलिमिनरी और डेफिनिशन है। 3 और 4 मिलके बताते हैं प्रोहिबिशन और एफआईआर कैसे होगी। 5-6 में पनिशमेंट है और छठे में वाइड मैरिज है। 7 में नेचर बेल और डिक्लेरेशन, 7 से लेकर 9 तक। 10 से 12 लायबिलिटी और 12 में हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ देख चुके हैं। 13 से 16 मिसलेनियस है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 कहता है अगर प्रोहिबिशन है कन्वर्जन के ऊपर, यही इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्शन 3 के ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मतलब कि अगर आपने कन्वर्जन कराया फोर्स के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, कोerशन के द्वारा, एल्योरमेंट के द्वारा, इसके अलावा और क्या-क्या था? याद कीजिए। हाँ, फैम कम। फैम मतलब फोर्स, फ्रॉड, कोerशन, एल्योरमेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन, मास कन्वर्जन आप करवा रहे हैं तो ये सब प्रोहिबिट है। कन्वर्जन अगर मैरिज के द्वारा कराया जा रहा है तो वो भी इसके अंदर आएगा। मतलब कि केवल मैरिज का एक ही कॉन्सेप्ट था कि आपका धर्म परिवर्तन किया जाए। आपने चाहे इसका अटेम्प्ट किया हो, चाहे आपने किसी को अबेट किया हो, चाहे आपने कॉन्स्पिरेसी करी हो, या आप किसी को कन्विंस कर रहे हो कि भाई धर्म परिवर्तन करवा लो, तो हमारे पांडु साहब कहाँ पे उन पे ये ऑफेंस लगेगा? उन पे ये ऑफेंस यहीं लगेगा कि अगर वो करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। हाँ, तो रिकन्वर्जन टू इमीडिएट प्रीवियस रिलीजन इज नॉट अ कन्वर्जन। ये सेक्शन बताता है कि अगर किसी इंसान ने तुरंत मतलब धर्म परिवर्तन किया और फिर वापस से वो उसने अपने धर्म में वापसी कर ली, तो उसको हम लोग कन्वर्जन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जनरल टर्म में कहते हैं उसने अपनी घर वापसी वापस से कर ली। तो ये एक्सेप्शन है, इसको एग्ज़ाम में लिख के ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। सेक्शन 4 क्या बात करता है? एफआईआर के बारे में बात करता है। अब एनी पर्सन है, जब ये एक्ट बना था 2021 के अंतर्गत, तब एनी पर्सन नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगर किसी की बेयर एक्ट में एनी पर्सन ना हो तो चिंता मत करें, 2024 का ये अमेंडमेंट है, इसको अपडेट कर लो। इंफॉर्मेशन में बी गिवन बाय एनी पर्सन, अर्लियर रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन रिमूव बाय अमेंडमेंट प्रोसीजर। एफआईआर का प्रोसीजर क्या होगा? वही जो चैप्टर 13 और बीएनएस सेक्शन 2023 में दिया हुआ है। एफआईआर का सेक्शन क्या है? ये सब इतना बेसिक है, उसके बाद भी आप में से कई लोग नहीं बता पाएंगे। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। देखें कुछ आता जाता है कि बस मेंस में तुक्के में पहुँच गए हैं। क्रिएट वाइड लोकस स्टैंडाई फॉर रिपोर्टिंग वायलेशन, मतलब कि जैसे हमारे केस में जो बाके बिहारी थे उनका कोई लेना देना था नहीं था, वो लेकिन सीधे एफआईआर उन्होंने कर दी। तो ये वाला जो है इसका लोकस जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। कोई भी पर्सन अगर उसको खबर मिलती हो या कि एफआईआर कर सकता है। पनिशमेंट का चार्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर जनरली सेक्शन 3 के अंदर फॉल हो रहा है तो फिर 3 से 10 साल तक का पनिशमेंट होगा और फाइन होगा 50,000 तक का। अगर कोई माइनर वुमेन है, एससी एसटी है, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन है ऐसा, या फिर कोई मेंटली चैलेंज पर्सन है और मेंटली चैलेंज्ड, ऐसे किसी का अगर आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं तो 5 साल से लेकर 14 साल तक का पनिशमेंट है और यहाँ भी 1 लाख का पनिशमेंट आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप मास कन्वर्जन करा रहे हैं तो 7 साल से 14 साल तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, 1 लाख रुपए तक का आपको फाइन है। फॉरेन या फिर इलीगल फंडिंग आपको हो रही है तो भी 7 साल से 14 साल तक का और 10 लाख रुपए फाइन है। अगर आपने कोई भी एग्रावेटेड ऑफेंस किया है, अब ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, एग्रावेटेड ऑफेंस क्या होते हैं सर? मतलब कि कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से सामने वाले की लाइफ के ऊपर थ्रेट हो गया, किसी को किडनैप करके लेके चले गए। तो अगर किसी को मतलब बहुत ही एक्सट्रीम
पॉइंट पे ये सारा काम हुआ तो फिर पनिशेबल होगा कितना 20 साल तक के लिए। उसके अलावा विक्टिम का जो भी एक्सपेंस होगा वो भी आपको एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये दिया कहाँ पे है, ये दिया हुआ है 5 के 3 के अंतर्गत। इसके अलावा सेक्शन 8 बताता है अगर डिक्लेरेशन में फेलियर हुआ तो 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक का पनिशमेंट है, और या तो फिर 1 साल से लेके 5 साल तक का पनिशमेंट आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब कि रिलीजन कन्वर्टर वाला जो हम लोगों ने देखा था, अगर उसने वो जो 30 दिन का पीरियड था 1 मंथ वाला, अगर उसने वो नोटिस नहीं दिया तो फिर वो लायबल होंगे 1 मंथ से 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए। और अगर पहले वाले स्टेज में अगर फेलियर बाय कन्वर्टिंग पर्सन टू गिव प्री कन्वर्जन डिक्लेरेशन, अगर उसने प्री कन्वर्जन डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो फिर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा होगी। इस वाले केस में फाइन होगा 10 के, और इस वाले केस में फाइन होगा 25 के। ये दोनों हैं सेक्शन 8 के अंतर्गत। इसके अलावा अगर कोर्ट चाहे एडिशनल कंपनसेशन भी दिलवा सकती है। वो कहाँ पे दिया हुआ है, वो कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, सेक्शन 5 के 6 में दिया हुआ है। एडिशनल कंपनसेशन भी कोर्ट चाहे अगर तो दिलवा सकती है, और वो कितना होगा, विक्टिम के लिए होगा तो वो अप टू 5 lakhs किसके लिए, विक्टिम के लिए होगा। इसके अलावा सब्सिक्वेंट कन्विक्शन भी हो सकता है अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हैं, मतलब बार बार आप घूम फिर के यही काम कर रहे हैं। तो जैसा कि है ये जो भी जिसमें भी आप लायबल होंगे उसका पनिशमेंट जो है वो डबल हो जाएगा। इनमें से जिस भी क्राइटेरिया में आप लोग आ रहे होंगे, आप लोग क्यों ही आएंगे, आपके पास तो क्लाइंट आएगा। ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ याद रखनी है, जैसे कि इसका आप ये भी याद रखिए कि ये 5 के 1 का प्रोविज़ो है जहाँ ये दिया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा और जैसे ये है 1 लाख तक का, और ये भी है हमारा प्रोविज़ो किसका, मास कन्वर्जन वाला भी हमारा 5 का ही प्रोविज़ो है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन 6 वॉइड मैरिज की बात करता है। ये पनिशमेंट टेबल बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। सेक्शन 5 भूलिएगा नहीं कि इसमें क्या पनिशमेंट है। अगर जनरल आ रहा है तो 3 से 10 साल तक का पनिशमेंट है। अगर SC ST है, कोई डिसेबल्ड है, कोई कैसा भी व्यक्ति है, मेंटली चैलेंज्ड है, तो फिर कितना हो जाएगा, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बात चली जाएगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 5 से 14 साल तक के लिए, 14 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फाइन कितने का है, 1 लाख का फाइन है। उसके अलावा कोई अगर रिपीटेड ऑफेंडर है तो कितने का फाइन है, वो कितने का ऑफेंस होगा, कितने साल तक का, तो जितने भी ऑफेंसेस हैं उसका डबल हो जाएगा। अगर उसने प्री कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं दिया सेक्शन 8 के अंतर्गत तो क्या फाइन पड़ेगा आपके, तो क्या 3 महीने से लेके 6 महीने से 3 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। उसके अलावा 10,000 तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा जो रिलीजन कन्वर्टर है, जो प्रीस्ट है या जो भी है, अगर उसने नहीं बताया 30 दिन पहले तक तो फिर 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा और 25 साल का सज़ा, उसको 25,000 का फाइन हो सकता है। 25 साल की सज़ा कैसे होती है। सेक्शन 6 वॉइड मैरिज, मैरिज का केवल एक ही पर्पस था, अनलॉफुल कन्वर्जन, तो फिर वो वॉइड हो जाएगी। कन्वर्जन सोलली फॉर मैरिज इज ऑल्सो कवर्ड इसके अंतर्गत। पटिशन लाइज बिफोर द फैमिली कोर्ट की फेस सोल पर्पस अगर है तो आपकी वो शादी जेन्युइन नहीं है, वो शादी जो है वो सिरे से खारिज मानी जाएगी। सेक्शन 7 बात करता है नेचर ऑफ ऑफेंस का, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और सेशन ट्रायल इसको देखिएगा। CNS इसका ट्रिक है, CNS। पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बेल इज इन मैटर ऑफ अ राइट, मजिस्ट्रेट कैन नॉट ट्राई ऑफेंस, सीधे सेशन कोर्ट ही इसको ट्राई करेगी। स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन सेक्शन नंबर 7, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका दिया जाएगा, वो बेल को पूरी तरीके से अपोज करेगा। इफ अपोज कोर्ट अप्लाइज डबल सेटिस्फैक्शन, क्या क्या है वो डबल सेटिस्फैक्शन, कोर्ट मस्ट बिलीव एक्यूज इज नॉट गिल्टी, कोर्ट मस्ट बिलीव एक्यूज इज नॉट गिल्टी टू री ऑफेंड, मतलब कि दोबारा भी जाके वो ऑफेंस नहीं करेगा। इसको हम लोग NDPS PMLA या जितने भी अभी तक कानून हो चुके हैं, काउ स्लॉटर एक्ट है, UAPA है, उसके अलावा गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, सबसे रिलेट कर सकते हैं, सेम चीज़ ही हुई है। सेक्शन 8 बात करता है प्री कन्वर्जन डिक्लेरेशन, जिसमें कि अभी ऑफेंस हम लोग ने देखा था कितना था, 6 महीने से लेके 3 साल तक का। तो पर्सन, ये टेबल भी याद करिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट तो है ही सेट में। पर्सन 60 डेज प्रायर डिक्लेरेशन देगा DM को, कन्वर्टर 1 मंथ पहले
देगा, उसके बाद डीएम ऑर्डर करेगा पुलिस की इंक्वायरी, उसके बाद इंक्वायरी चेक करेगा रियल इंटेंशन, मतलब पुलिस वाला जाएगा क्यों कन्वर्ट करा रहे हो, क्या चीज़ है, कोई एल्योरमेंट तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, किसी तरीके का कोई मास कन्वर्जन तो यहाँ पे नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें पुलिस वाले जाके चेक करेंगे। नॉन कंप्लायंस ऑफ वॉइड और इलीगल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद अगर पनिशमेंट फॉर डिक्लेरेशन, तो पनिशमेंट दिया जाएगा आपको डिक्लेरेशन फेलियर का। पनिशमेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट कन्वर्जन डिक्लेरेशन के लिए कन्वर्जन हुआ, उसके बाद डिक्लेरेशन दिया जाएगा 60 डेज में डीएम को। पर्सनल अपीयरेंस 21 दिन में डीएम वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी। अगर आपका फेलियर हुआ तो फिर आपको उठा के जो आपका कन्वर्जन है ये वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। सेक्शन 10 और 11 क्या बात करता है, इंस्टीट्यूशन और पार्टी की लाइबिलिटी दोनों पे अप्लाई हो रहा है, इंस्टीट्यूशन और पर्सन पे। ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, अगर प्रॉब्लम साइज टॉपिक से, तो उसमें ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड इन सेक्शन से ज़रूर बनेगा। इंस्टीट्यूशंस लाइबल होती हैं, हाँ होती हैं, अगर वो इसमें कन्वर्जन कराते हुए लिप्त पाई गई। पर्सन इन चार्ज कैन फेस पनिशमेंट अंडर सेक्शन 5। रजिस्ट्रेशन जो होगा इंस्टीट्यूशन का कैंसिल हो जाएगा, अगर उनको स्टेट से कोई भी एड मिल रही है, ग्रांट मिल रही थी, वो भी डिनाई कर दी जाएगी। केवल करते हुए नहीं, अगर आप करते हुए, अबेट करते हुए, काउंसलिंग करते हुए या कन्विंस करते हुए पाए गए तो भी आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो गया, सीरियस बात खत्म हो गई, फालतू काम करने का मौका। इंस्टीट्यूशन बना के सरकार से पैसा लो, सरकार के जो देश के लोग हैं उन्हीं का धर्म परिवर्तन करो, तो फिर सीधी सी बात है सरकार भी पैसा क्यों ही देगी। ठीक है, वैसे भी क्या ही कहा जाए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट है। सेक्शन 12 बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन लाइज ऑन पर्सन हु कॉस्ट कन्वर्जन। तो बर्डन किस पे लाई करता है, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर पांडु के ऊपर लाई करेगा, जो कि हम लोगों ने स्टोरी में भी देखा था। कन्वर्टर एक्यूज मस्ट प्रूव एब्सेंस ऑफ फोर्स और फ्रॉड, वही प्रूव करे कि उसने कोई फ्रॉड, कोई कोerशन, कोई भी चीज़ नहीं करी। विक्टिम डज नॉट कैरी द प्राइमरी बर्डन, उसके ऊपर प्राइमरी बर्डन नहीं होता। मेजर डिपार्चर फॉर ऑर्डनरी, यहाँ से मेजर वाला क्रिमिनल लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं 25। स्टॉप फोर्स कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। 21 प्रोटेक्ट्स विक्टिम डिग्निटी, इम्पैक्ट्स कंसेंटिंग अडल्ट। सेक्शन 14 हम लोगों ने देखा ही, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है। प्रोटेक्टिव लॉ अप्रोच, बर्डन की वजह से बर्डन जो है वो प्रोटेक्टिव लॉ है, इसीलिए बर्डन किसके ऊपर है, एक्यूज के ऊपर है। तो पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर रिलीजियस रेगुलेशन डिबेट के ऊपर ये सारी चीज़ें हम लोगों के आमने सामने आती रहती हैं, और ऐसे लॉज जो हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ इंडिया में, वो यूपी क्या है भाई, एमपी में और बाकी सब जगह ये कानून 1967, 1950, 70, 80, 90 ये सब बन चुके थे। यूपी में सबसे देर से बना ये कानून है। इवन हम लोग अभी कई सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे, तो जिसमें कि एमपी से रिलेटेड केस लॉज देखेंगे, क्योंकि यूपी के ऊपर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज आए ही नहीं थे, तो एमपी वाले हैं, उड़ीसा वाले हैं, तो ये वाले भी जो हैं हम लोग वो केसेस देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिए। हाँ, रेवेंट स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, भाई जो भी हम बात कर रहे थे 1977 का केस है। तो रेवेंट मतलब क्या होता है, रेवेंट मतलब जो प्रीस्ट होता है, फादर होता है। तो एक फादर थे स्टैनिस्लॉस जो कि कन्वर्जन करा रहे थे, एमपी के अंदर पाए गए थे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो उनके ऊपर ये चार्ज वार्ज लगा था, उनके ऊपर दिक्कतें आई थी, तो उनका ये कहना था कि भाई आप मुझे जो मेरा आर्टिकल 55 का राइट है वो प्रोफेस नहीं करने दे रहे हो। तो कोर्ट ने कहा था ये सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता है। नो राइट टू कन्वर्ट अदर बाई फोर्स, ये समझे, फोर्स वर्ड सुना है, जबरदस्ती जबरन आप किसी को भी उठा के उसका धर्म कन्वर्ट नहीं करा सकते। तुम्हें तुम्हारे धर्म का प्रचार करने का मौका दे रहे हैं, बात करके कर लो, जबरदस्ती फोर्स क्यों क्रिएट कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं होता है। तो कोर्ट ने इनको उठा के बढ़िया सजा वजा सुना दी। सलामत अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चॉइस ऑफ पार्टनर लिंक्ड विद आर्टिकल 21, मतलब कि अगर आप शादी कर रहे हैं, वो बेसिकली उसी को कवर कर रहा है। शादी का क्या सिस्टम है, केवल इसी के लिए तो शादी नहीं हुई, तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत पूरी पूरी उनको राइट है, हेल्ड एट राइट टू चूज अ पार्टनर इंट्रेंसिक इन आर्टिकल 21, मतलब कि
कोई भी एक्स धर्म का पर्सन अपने वाई धर्म के उसमें चूज कर सकता है। इसमें ये एक्ट एकदम से एक्टिवेट नहीं हो जाएगा भाई, बाकी सारी चीजें देखी जाएंगी। हम लोग खुद ही सेक्शन 6 कह रहे हैं कि अगर केवल धर्म परिवर्तन के लिए है तो वाइड हो जाएगा। तो एन इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू लिव विद एनी पर्सन ऑफ चॉइस कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद। मतलब ठीक है, आज़ादी है तुमको, जिससे शादी करके रहना है उससे रहो जाके उसके साथ में, बाद में रोते गाते हुए आना कोर्ट के पास। अगर समस्या हो जाएगी तो फिर कोर्ट समझ लेगी, बड़े पापा आएंगे वो देख ही लेंगे। गलतियां तुम्हें करनी है कर लो, नहीं करनी है ना करो। ये वाली चीज है। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 मिला हुआ है, चाहे तुम परिवर्तन कराओ चाहे ना कराओ, तुम अपना पार्टनर चूज कर सकते हो। तो सलामत अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये कब का केस है? ये एक्ट आने से पहले का केस है। इलाहाबाद का केस था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया 2020 के अंदर। फिर आई भैया नूरजहां बेगम वर्सेस स्टेट। कन्वर्जन ओनली फॉर मैरिज हैज़ लिमिटेड वैल्यू। केवल मैरिज के लिए है तो पहली बात हम लोग सिक्स में देख ही चुके हैं, वॉइड हो जाता है। ठीक। अ, अब आते हैं, अभी भी कई सारे पेंडिंग चैलेंजेस हैं, जैसे वाइलिटीज़ की क्या है 14, 21, 25 के अंदर। ये सब अभी भी हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनी पे चल रहा है। मैटर्स मल्टीपल पीआईएल्स पड़ी हुई हैं। अब एक बार देखते हैं पूरा एक्ट का फ्लो कैसा है, जो कि हम लोग हर एक्ट के साथ करते हैं। डिसीजन लिया आपने कन्वर्ट करने का, चेक रिकन्वर्जन एक्सेप्शन सेक्शन 8 में डिक्लेरेशन दोगे डीएम को, डीएम इंक्वायरी कराएगा, पुलिस चेक कराएगा, कन्वर्जन की सेरेमनी होगी, सेक्शन 9 में डिक्लेरेशन होगा, आप कोर्ट में आके अपीयर होगे। ये 60 दिन में, ये 21 दिन में एफआईआर, बेल और सेशन ट्रायल का सिस्टम होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर पता चला कि ये सब जो भी हुआ था तो ये सब फ्रॉड से हो रहा था, तो फिर एफआईआर होगी, सेक्शन 4 के अंतर्गत बेल लेना पड़ेगा आपको। सेशन ट्रायल में क्विज चलेगा, सेक्शन 12 में बर्डन ऑफ प्रूफ है, पनिशमेंट हमारा सेक्शन 5 में है। इसके अलावा ये कहानी यहीं पे ऑलमोस्ट ख़त्म है। ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल CNS, डीएम डिक्लेयर करेगा, पुलिस इंक्वायरी, एनी पर्सन एफआईआर, रिकन्वर्जन, कन्वर्जन, ये सब हम लोग देख ही चुके हैं। 3 से 10 साल तक का पनिशमेंट है। 5 से 14 अगर SC ST या फिर कोई ऐसा सीरियस वाला मेंटली चैलेंज वाले हैं, ये वाला सीन है। अगर एग्रावेटेड है तो 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला। इसको बढ़िया से रिवाइज कर लो, सारे नोट्स बना लो। अगर पेड वाले नोट्स चाहिए, कोई सरदर्दी नहीं चाहिए, तुरंत प्रिंट निकालना है, तो फिर नीचे दिए हुए जो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा उस पर मैसेज कर देना। बाकी अगर किसी और तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग, चैनल आपको मालूम ही है, कमेंट बॉक्स आपके पास ही है, कीबोर्ड आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ ही में है। चाहे व्हाट्सएप पर बात करना चाहे व्हाट्सएप पर बात करिए, चाहे जो नंबर है उस पर बात करना चाहे उस पर बात करिए, चाहे जैसे बात करना चाहें संपर्क आप साध सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ये वाले काम जो आप लोग नहीं कर रहे हैं कर देंगे तो और अच्छी बात है, वरना तो क्या है, मेरा तो काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, बाकी सरदर्दी राम जाने। चलिए ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट